चलो भाई, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मैकेनिकल वर्क। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मैकेनिकल वर्क। क्या होता है बच्चों ये मैकेनिकल वर्क? अच्छा, मैंने सिर्फ वर्क नहीं लिखा, देखो बच्चों मैंने लिखा है मैकेनिकल वर्क। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। इसी को ध्यान में रखना कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क हम इस टॉपिक में पढ़ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वर्क। वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म of energy. Mechanical work is done. Mechanical work is done by any force during displacement so mechanical work is done by any force during displacement of point of application of force। ठीक है, इतनी डिटेल्ड डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। हम बच्चों जो इस चैप्टर में जिस वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं ना बच्चों, अब बढ़िया है, तबीयत एकदम ठीक हो गई है ना बच्चों। कल रात को भी मैंने क्लास ली थी, ठीक है। सो हम जिस वर्क के बारे में बच्चों बात कर रहे होते हैं ना, वो वर्क बच्चों कब होता है? मैकेनिकल वर्क कब बोलोगे? जब बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो और डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स लग रहा हो, तो बच्चों जो वर्क होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, समझना इस चीज को। वैसे तो दुनिया भर के काम होते हैं, मेरा दिमाग भी काम कर रहा होता है ना। अब तुम एक बात बताओ कि पढ़ाई के टाइम पे हमारा दिमाग काम कर रहा होता है, क्या हम उस वर्क को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है? तुम तो सारे के सारे ड्रॉपर हो, 11th में तुमने ये चैप्टर पहले ही पढ़ रखा है। मुझे बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपके दिमाग के वर्क को कैलकुलेट कर सके? सुबह 9 to 5 मेरी जॉब होती है, मैं वहां काम करता हूं, कोई मेजरमेंट है उस काम का? हम उन सारे के सारे वर्क को मतलब हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क वेयर a force is applied on an object and that object has some displacement, या that force produces some displacement, then that kind of work बच्चों क्या कहलाता है? मैकेनिकल वर्क कहलाता है। सो डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है बच्चों, तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। क्या ये बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों होता क्या है कि फोर्स तो बच्चों कई तरीके के होते हैं। अच्छा, अब तुम्हें मैं बहुत सारे सिनेरियो समझाता हूं। एक बॉडी के ऊपर एक अकेला फोर्स भी लग सकता है, एक से ज्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। वो सारे के सारे फोर्सेस कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस वेरिएबल भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल हो सकते हैं। सो किसी भी बॉडी के ऊपर हम पता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम किसी भी बॉडी पे किया गया नेट वर्क फाइंड करने में इंटरेस्टेड होंगे। अब नेट वर्क अगर हमें फाइंड करना है तो हमें सारे के सारे फोर्सेस का वर्क देखना पड़ेगा बच्चों, बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का। अब उसमें कांस्टेंट भी होंगे, अकेला फोर्स भी हो सकता है, मोर देन वन फोर्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बो भी हो सकता है। तो अगर हम एक बॉडी पे इंटरेस्टेड है कि इस बॉडी पे टोटल वर्क कितना हुआ, तो हमें हर तरीके के फोर्स का वर्क फाइंड करना आना चाहिए। फिर हमें मल्टीपल फोर्सेस का वर्क फाइंड करना आना चाहिए। तो हम इसी ऑर्डर में बच्चों धीमे धीमे ऊपर बढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों दैट इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये अकेला लग रहा है, नहीं। इस बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो सकते हैं, लेकिन हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू दोस फोर्सेस, वी आर ओनली टेकिंग वन फोर्स एट अ टाइम। और वो भी फोर्स कैसा है बच्चों? कांस्टेंट फोर्स। तो मैं जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं बच्चों दैट इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स। और ये मैंने पहले ही बोल दिया, इस अकेले का उस बॉडी पे लगे होने का कोई मतलब नहीं बनता। उस बॉडी पे और भी फोर्स लगे होंगे, लेकिन हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या होगा बच्चों? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। मैंने पहले बोल दिया कि बच्चों ये अकेला लगा होना जरूरी नहीं है। हमारे पता है जब हम पढ़ते हैं ना,
तो टीचर तो इस तरीके से पढ़ाता है, उसका एक सिस्टम होता है कि मैं इस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा। लेकिन हम बच्चा क्या करता है, बच्चा उसी चीज को दिमाग में लगा लेता है। जैसे मैंने बोला वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, तो बच्चा समझेगा कि जब अकेला फोर्स लग रहा होगा ना तभी मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं। नहीं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, उनमें से तुमने एक पकड़ा कि मैं इस वाले फोर्स का वर्क पता करना चाहता हूं इस बॉडी का इस दौरान, तो दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। हम अदर फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई? तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स बच्चों, ठीक है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। क्या होता है बच्चों कांस्टेंट फोर्स का वर्क जो है? पहली बात तो बच्चों कांस्टेंट फोर्स आप लोगों को पता होगा कि इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहने चाहिए बच्चों? सेम रहने चाहिए ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। तो इस बॉडी पार्टिकल का क्या रहना चाहिए बच्चों? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहने चाहिए ड्यूरिंग द मोशन। तो इसका वर्क पता है कैसे डिफाइन होता है बच्चों? सो मान लीजिए कि एक बॉडी जो है यहां पे थी, ठीक है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। यहां से ये बॉडी बच्चों ऐसे करके घूम के यहां पहुंच गई, ठीक है, दिस इज द पाथ ऑफ द बॉडी। सपोज करो कि इस पे एक फोर्स लग रहा था बच्चों इन दिस डायरेक्शन। जब बॉडी यहां पे थी बच्चों तब भी फोर्स ऐसे ही था, जब बॉडी यहां पे थी तब भी फोर्स बच्चों ऐसे ही था, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया वो कांस्टेंट फोर्स, ये हमारा वो कांस्टेंट फोर्स। आप बोलोगे सर एक बात बताओ मेरे को, बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? अगर फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी चल के कैसे गई उधर? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, दिस इज वन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। अदर फोर्सेस और सबकी मोशन मतलब रिजल्टेंट ऐसे आ सकती है बच्चों, बिल्कुल आ सकती है। वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? तो ये पर ये अपनी डायरेक्शन पूरे टाइम इधर ही रखेगा। तो बच्चों ये बॉडी जब इस रास्ते पे चल के गई ना इधर से इधर, तो इसका इस ड्यूरेशन में बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना वो ये कहलाएगा, ठीक है। इस ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा दिस इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये हो गया एस वेक्टर, ठीक है। इस एंगल को बोल दे रहा हूं बच्चों फोर्स और इसके बीच के एंगल को थीटा, ठीक है। तो इसका जो वर्क होगा ना बच्चों, इसका जो वर्क होगा, दिस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये बच्चों एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। अगर आप किसी और फोर्स में इंटरेस्टेड हो उसका वर्क अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर इस बॉडी पे 10 फोर्स लग रहे हैं तो उन 10 का एक एक करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाद में मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि तुम 10 के 10 का एक साथ कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन अभी तो हम स्टार्टिंग तो बच्चों एक से ही करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है बच्चों वो ये होता है। इसको बच्चों और भी तरीकों से लिखा जा सकता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है बच्चों दिस इज इक्वल टू एफ एस cos theta, where theta is angle between f vector and s vector, ठीक है। तो ये आगे बच्चों हमारे पास एफ एस cos theta के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बच्चों एफ एस cos theta के बराबर। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। क्लियर है भाई यहां तक? यहां तक बच्चों क्लियर है पूरा का पूरा? एफ एस cos theta, इस तरीके से बच्चों वर्क को लिखा जाता है। अब इसको बच्चों थोड़ा सा समझते हैं आगे वाले पेज पे जाके। ये जो वर्क आया ना बच्चों एफ इंटू एस कॉस थीटा, अलग कर लू मैं इसको, ये क्या चीज है? आप इस वर्क को बच्चों ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, ठीक है भाई। ऐसे करके बच्चों आ जाएगा ना वर्क हमारे पास, ये आ जाएगा। वर्क लिखने का बच्चों एक और तरीका है,
एफ कॉस थीटा इंटू एस, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement। ठीक है, ये बच्चों दो तरीके हैं वर्क को लिखने के। बच्चों जब मैं लिख रहा हूं ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बच्चों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगा रखा है ना बच्चों, उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है मेरे को ना। नोट कर लो बच्चों यहां तक ये सारी की सारी चीजें। सो आप वर्क जब कांस्टेंट फोर्स का पता करोगे ना बच्चों, तो आप एक काम कर सकते थे कि आप इस डिस्प्लेसमेंट का इधर कंपोनेंट कर लेते, वो आता है एस कॉस थीटा, तो एफ इंटू एस कॉस थीटा इज द वर्क। या आप ऐसा कर सकते थे, फोर्स का कंपोनेंट कर लेते बच्चों डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस इज द वर्क। ठीक है, दोनों तरीके से आप वर्क ही कैलकुलेट करोगे। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और ये बच्चों सारी की सारी बातें हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी। चलें आगे बढ़े बच्चों। अब बच्चों फोर्स के बारे में कुछ खास बातें, काम की चीजें, इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट मतलब वर्क के बारे में। नंबर 1, वर्क इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। its SI unit is जूल और न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है भाई, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल और न्यूटन इंटू मीटर। लिख लो भाई जल्दी से। वर्क इज डिफाइंड in a time interval only. There is no meaning of instantaneous वर्क। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस वर्क का कोई मतलब नहीं है बच्चों ना, क्योंकि बच्चों तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी पार्टिकल की। डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमेशा टाइम इंटरवल में आता है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, वो हमेशा डिफाइन होता है यहां से लेके यहां तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। हाँ, टाइम इंटरवल कुड बी स्मॉल, दिस इज अलाउड। टाइम इंटरवल कैन बी स्मॉल, इवन डीटी टाइम में भी हम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो टाइम इंटरवल बच्चों छोटा होना चाहिए, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर स्केलर कैसे है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता इसलिए? नहीं भाई, वर्क की डेफिनेशन क्या दी है मैंने,
एफ डॉट एस, तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है, और वो मल्टीप्लीकेशन कैसा है, दैट इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इस वजह से। डन बच्चों यहां तक? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वर्क डन बाय अ फोर्स is independent of presence of other forces, ठीक है भाई, ये अदर फोर्सेस की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ नंबर पॉइंट बच्चों, वर्क डन बाय अ फोर्स is independent of type of motion। बच्चों मोशन के टाइप पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। मोशन मतलब स्लो या फास्ट हो रहा है कोई मतलब नहीं, कोई पार्टिकल 10 सेकंड में पहुंचा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, या उसने 100 सेकंड लगाए, इससे इस फोर्स के वर्क को कोई मतलब नहीं। फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है, चाहे कितने भी टाइम में हुआ वो डिस्प्लेसमेंट बच्चों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो वर्क डन बाय अ फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। बच्चों वर्क डन बाय फोर्स जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है, अलग अलग फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, तो वर्क डन बाय फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट। by doing work we can change kinetic energy of object, ठीक है। सो बच्चों वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। ये सारे के सारे बच्चों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको इनको ध्यान में रखिएगा। मैं बता रहा था ये घनघोर कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे छह के छह पॉइंट्स याद रखना। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज तो करता नहीं हूं, कहां से आई पता नहीं चला मेरे को। सो बाय डूइंग वर्क वी कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, तुमने शायद इनमें से इतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन जब मेरे से फिजिक्स आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि सर ये भी होता है, ऐसा भी होता था क्या, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। किसी ने पढ़ा था कि हमेशा टाइम इंटरवल में ही डिफाइन होता है, आप इंस्टेंटेनियस वर्क डिफाइन नहीं कर सकते, इंस्टेंटेनियस वर्क का कोई मतलब नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर फोर्सेस, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एक बार में हम एक ही को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम टोटल वर्क नहीं लिख रहे हैं, हम एक फोर्स का वर्क लिख रहे हैं। वर्क वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन, मोशन स्लो या फास्ट हुई उससे कोई मतलब नहीं, यहां से यहां तक गया, फोर्स ये वाला लगा हुआ था, गया ऐसे, तुम बोलोगे सर वो मोशन कैसे चेंज हो सकती है, और फोर्सेस को चेंज कर दो, लेकिन जिसका वर्क कैलकुलेट कर रहे हो उसको चेंज मत करना, ठीक है। वर्क डन बाय अ फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट, बच्चों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है वर्क,
अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए मोशन अलग अलग होती है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो बच्चों वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा बच्चों, फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। While doing work we can change the kinetic energy of the system। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हो गए बच्चों ना। अब इसमें कुछ छोटे छोटे से एक दो और केसेस बनते हैं, इसका थोड़ा ग्राउंड प्रिपेयर कर लेते हैं पहले अपन जो है। ठीक है, अब इसमें बच्चों केस 1 बनता है, when angle between displacement and force is less than 90 डिग्री। ठीक है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है बच्चों वो लेस देन 90 डिग्री है। ऐसा अगर केस है बच्चों, तो दिस एंगल थीटा, सो बच्चों जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होता है ना, देन वर्क जो है बच्चों एफ एस कॉस थीटा होता है, तो वर्क आता है बच्चों पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द फोर्स, वर्क इज डन बाय द फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि इस फोर्स ने इसको एनर्जी सप्लाई की है, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फोर्स टू द ऑब्जेक्ट। सो एनर्जी बच्चों इस ऑब्जेक्ट को सप्लाई की है किसने, पॉजिटिव वर्क करके। तो जब भी बच्चों कोई फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा ना, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बच्चों जब भी थीटा 90 से छोटा होगा, दिस फोर्स इज सप्लाइंग एनर्जी, दिस फोर्स इज सप्लाइंग एनर्जी टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये वाला फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी दे रहा होगा। अगर ये अकेला लगा हुआ है ना बच्चों इसके ऊपर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा, क्योंकि एनर्जी देके क्या कर सकते हो तुम, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो ये बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बच्चों बढ़ा देगा। ठीक है, केस 2 बच्चों, when theta is greater than 90 डिग्री, वर्क बच्चों नेगेटिव आएगा, फोर्स इज क्या बोलोगे इसको, फोर्स एनर्जी को इससे निकाल रहा है, मतलब ना ये ऐसे बोल सकते हो, एनर्जी इज लॉस्ट बाय द फोर्स। तो ऑब्जेक्ट की एनर्जी को बच्चे क्या कर देगा, ये ऑब्जेक्ट की एनर्जी को लॉस होगा ऑब्जेक्ट की एनर्जी का ना। और थर्ड केस क्या होगा बच्चों, जो थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, जब फोर्स और उसके बीच में थीटा 90 डिग्री होगा बच्चों, वर्क होगा 0, नीदर एनर्जी इज सप्लाइड नॉर लॉस्ट बाय द फोर्स। ना तो ये एनर्जी को बच्चों सप्लाई कर रहा होगा, ना ही ये एनर्जी लॉस करा रहा होगा। क्लियर है बच्चों, सारे के सारे केसेस क्लियर हो गए आपको। अच्छा, एक ऐसा कांस्टेंट फोर्स बच्चों जिसका वर्क बहुत ज्यादा काम आता है, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसमें एक चीज ध्यान रखना, नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, वर्क डन बाय
ग्रेविटी ऑफ अर्थ नियर द अर्थ सरफेस। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चा आपको। एक बॉडी है जिसका मास m था, उस बॉडी को बच्चे यहां से यहां तक लेके चले गए हम ना, इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। द horizontal displacement is also given and same the vertical displacement is given. So जो vertical displacement है बच्चों वो h के बराबर है, this displacement is d. Find the work done by gravitational force ये A हो गया बच्चों, जी B हो गया, ऑन आर्टिकल फ्रॉम A to B, A से लेके B तक बच्चों व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी हैव टू फाइंड। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम A to B आपको बताना है। कर लिया आप लोगों ने? बाकी लोग? चलो, ये इनिशियल पोजीशन है बच्चे, फाइनल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। mg बच्चे इधर की तरफ है, पहली बात तो पॉजिटिव वर्क नहीं आ सकता बिकॉज mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो जिन्होंने भी आंसर पॉजिटिव का लिखा है पहले गलत हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखूं बच्चों तो डी आई कैप प्लस का एच जे कैप, और अगर मैं फोर्स वेक्टर को लिखूं तो माइनस का एम जी जे कैप, और अगर मैं वर्क लिखूं बच्चों तो एफ डॉट एस एंड दिस कम्स आउट टू बी माइनस का एम जी एच। वर्क डन बाई ग्रेविटी और जिसको हम बोलते हैं बच्चों एम जी ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। If downward displacement work done by gravity is positive, if upward displacement work done by gravity is नेगेटिव। क्या ये चीजें तुम दोनों दिमाग में रखोगे अब आगे से? तो बच्चों जब भी बॉडी ऊपर गई, अपनी हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर गई, वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा और माइनस का mgh के बराबर होगा जितना ऊपर गई। हॉरिजॉन्टल कितना गई कोई मतलब नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल जाने पे वर्क नहीं करता बच्चों ग्रेविटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो mg वर्क नहीं करेगा उस पर। तो एक कुली अगर सर पे एक बॉक्स लेके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी 0, ठीक है। ग्रेविटी वर्क नहीं करेगा उस पर। हाँ, अगर कोई बॉडी नीचे आई है बच्चों तो डायरेक्ट तुम वर्क लिख सकते हो उसका mg इंटू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बच्चों इस पे, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। तो
क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बॉडी थी बच्चों जो एम मास की बॉडी ऐसे लटकी हुई थी, ठीक है। इसकी लेंथ बच्चों एल के बराबर दे रखी है। और ये एम मास की बॉडी है, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? आपने क्या किया कि नीचे ग्रेविटी बच्चों, नीचे की तरफ जी लगा हुआ है, आपने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एफ नॉट, ठीक है ना। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ नॉट start acting on bob, ठीक है भाई, start acting on the bob। till the time string makes an angle theta with downward vertical, find work done by f naught, work done by gravity of earth, work done by टेंशन, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रो में बहुत आते हैं ऐसे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और फिर वो पूछा होता है कि मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन एंगल आएगा, वो सब कुछ जो पूछा होता है ना बच्चों। बताओ भाई। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि एक आर्क पे चलेगा, आर्क पे, है ना। ये तो मतलब सर्कल पे चलेगा ना, ये तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें। तो बताना भाई जल्दी से क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, देयर आर मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब, mg इज एक्टिंग, f नॉट इज एक्टिंग, टेंशन इज एक्टिंग। मैंने तुम लोगों से बच्चों एक बार में एक ही फोर्स का वर्क पूछा है, अगर आपने इसमें ये ऑब्जर्व किया हो तो। इजी बच्चों, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन बस अब इसको ध्यान में रखना तुम आगे ना। तो बच्चों जब ये थीटा एंगल जब रोटेट कर जाएगी ना, ठीक है भाई, जब यहां पहुंच जाएगा तो ये लेंथ तो एल के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? अब इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, एक लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे 3, mg, f नॉट और टेंशन, ठीक है। और ये घूम के जाएगा किस पे बच्चों? सर्कुलर आर्क पे जाएगा, ये तो इस तरीके से जाएगा। तो टेंशन तो बच्चों हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसकी मोशन के, इसके डिस्प्लेसमेंट के, पूरा टाइम। छोटे छोटे पार्ट में भी अगर तुम डिवाइड कर दोगे ना मोशन को, तो बच्चों टेंशन जो है पूरा टाइम टेंशन जो है डिस्प्लेसमेंट्स के परपेंडिकुलर रहेगा। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके टेंशन का वर्क तो बच्चों 0 आना है। एफ नॉट बच्चों पूरा टाइम इधर की तरफ लग रहा होगा
और mg पूरा टाइम नीचे की तरफ लग रहा होगा। F नॉट और mg की डायरेक्शन पूरा टाइम बच्चों सेम रहेगी, इन्होंने बोला है, क्योंकि mg तो बच्चों पूरा टाइम वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है और F नॉट बच्चों इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब मैं बच्चों वर्क डन बाई F नॉट लिखूंगा तो F नॉट इंटू L साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। और जब बच्चों मैं वर्क डन बाई mg लिखूंगा माइनस का, तो मैं बता बच्चों डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, इतना। अगर तुम ये देखो ये L cos थीटा के बराबर होगा तो ये L 1 माइनस का cos थीटा हो जाएगा, पूरा L और यहां से यहां तक बच्चों L cos थीटा, mg L 1 माइनस का cos थीटा, ठीक है भाई। और वर्क डन बाई टेंशन तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही फाइंड किया था। क्या यहां तक आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं व्हाट इज द नेट वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन दिस मास, अगर मैं सारे फोर्सेस का नेट वर्क पूछूं बच्चों तो क्या होगा? ऐड कर दूंगा मैं सारे वर्क को, ठीक है ना। ये तो करेंगे हम। अगर किसी बॉडी पे अगर पूछा जाए, कोई पूछता है कि नेट वर्क इस पे कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? सारे फोर्सेस का एक एक का वर्क कैलकुलेट करके ऐड कर दोगे। यही करना होता है या नहीं करना होता, बताओ बच्चों? ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बॉडी है बच्चों, ये ब्लॉक है, विच इज बीइंग अप्लाइड अ फोर्स ऑफ ये 5 kg की बॉडी है बच्चों, आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस पे, म्यू की वैल्यू 0.4 के बराबर है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है बच्चों। आपको कुछ पता करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 seconds, ठीक है। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है भाई। वेलोसिटी पता कर लिया अपन ने, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। थर्ड केस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। और मैं जानता हूं कि तुम सबको काइनेटिक एनर्जी लिखना आता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज कर ले रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी सबको लिखना आती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास पता है तुम्हें, वेलोसिटी पता हो तो आप काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हो। चेंज लिखना है मतलब फाइनल माइनस का इनिशियल, ठीक है। वर्क डन बाई F is equal to 30 Newton, work done by friction work done by gravity work done by normal verify work done by all the force is equal to change in kinetic energy। और आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये सारे फोर्स मिला के जो काम कर रहे हैं वही काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। तो मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रही है
क्या वो चीज इन वर्क पे डिपेंड कर रही है, कहीं और से भी आ रही है एनर्जी? डन, वेरीफाई कर लिए? ओके, सॉल्व करते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए तो बच्चों तुम्हें काइनेमेटिक्स लगानी है, ठीक है। काइनेमेटिक्स कैसे लगाओगे आप? इसका पहले ही बताओ बच्चों, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 50 इंटू 0.4, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना होगा बच्चों यहाँ पे? 20 न्यूटन, ठीक है। कौन सा होगा बच्चों? काइनेटिक, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा। 20 न्यूटन, ठीक है। तो मुझे बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन के बराबर है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा बच्चों 30 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 5, विच कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा हाफ AT स्क्वायर, 4 मीटर के बराबर आ जाएगा। वेलोसिटी जो आएगी A इंटू टी के बराबर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। पहला वाला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा डेल्टा के हाफ 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस का 0, 40 जूल के बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी 40 जूल हो गई है, बढ़ गई है। अब बच्चों ये ब्लॉक जो है t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहां पहुंच चुका है, एंड दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर, ठीक है। वर्क डन बाई F जो 30 न्यूटन है उसका आएगा 30 इंटू 4, 120 जूल वर्क कर रहा होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आएगा माइनस का 20 इंटू 4, माइनस का 80 जूल के बराबर। सो बच्चों दिस फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, मतलब दिस इज सप्लाइंग एनर्जी। हाउ मच एनर्जी? 120 जूल। फ्रिक्शन डूइंग नेगेटिव वर्क, एनर्जी का लॉस करा रहा है। कितनी एनर्जी का लॉस करा दिया? 80 जूल। नॉर्मल और ग्रेविटी का तो वर्क बच्चों 0 आ रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों फोर्स है और वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ओनली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स जो आ जाएगा ना, वो डेल्टा के बराबर आ गया। देखो दोनों फोर्सेस का, चारों का मिला के टोटल वर्क जो है 40 आ रहा है, और वो काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज हुआ है। तो मतलब एक चीज और यहाँ पे प्रूव हो गई कि एक बॉडी पे जो सारे फोर्स मिला के वर्क करते हैं ना, वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। क्या ये बात आप सारे बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। खैर अभी तो हमने कांस्टेंट फोर्स ही पढ़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो धीमे धीमे कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं ना। अब वेरिएबल फोर्स का वर्क भी निपटाते हैं। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वेरिएबल फोर्स भी वर्क करते हैं बच्चों। अब वेरिएबल फोर्स जो होता है ना बच्चों, वो या तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है या पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है। अब हम उसमें बच्चों कांस्टेंट तो कंसीडर कर नहीं सकते, उसकी तो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग टाइम पे। तो एफ इंटू एस कॉस थीटा तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम लोग जो है, क्योंकि हम फोर्स को पूरे डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट ही नहीं मार पा रहे। तो फोर्स की कौन सी वैल्यू चूज करें जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट में हम उसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकें? तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए जी, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूं। एक छोटे इंटरवल में छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उस दौरान मैं इस फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूं और कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट
ds vector, we can consider F जो कि उस इंस्टेंट पे लगने वाला फोर्स है, ठीक है ना। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कर सकते हैं, F को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो छोटा सा जो वर्क आएगा ना बच्चों, F डॉट ds के बराबर आ जाएगा। तो जो छोटा सा वर्क आएगा ना बच्चों, dw F डॉट ds के बराबर आ जाएगा। तो इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर वी कैन कंसीडर F इंस्टेंटेनियस फोर्स एज कांस्टेंट, और छोटा सा वर्क बच्चों हम यहां से लिख सकते हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? ओके अब बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना ds वेक्टर, वो होता है dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप। अरे जरूरी थोड़ी पार्टिकल x डायरेक्शन में ही चल रहा होगा, x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, z में भी जा रहा है, ठीक है, कोई रैंडम टाइप की मोशन हो रही है। f वेक्टर बच्चों हमने ले लिया fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप। अब जो dw आएगा ना बच्चों, वो आएगा तुम्हारे पास fx dx fy dy fz dz, ये आएगा। और अगर आपको बड़े इंटरवल में वर्क पता करना है तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास। इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका, है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे हम इसका। सपोज फोर्स इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है बच्चों फोर्स, तो ये और ये होंगे ही नहीं बच्चों उसके पास, सिर्फ यही होगा। तो जो वर्क आ जाएगा बच्चों वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? ये आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता ये कहां से आया, कंफ्यूजन होता था बच्चों कभी इसको लेके। यूनिडायरेक्शनल अगर फोर्स होता है ना बच्चों, उसका वर्क आ जाता है एफ डी एक्स के बराबर। सो वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स कर्व आ जाएगा। हाँ जी, तो वर्क जो है बच्चों एरिया अंडर एफ वर्सेस एक्स के बराबर आ जाएगा। अगर ये एरिया A1 जो है बच्चों 20 के बराबर है, दिस एरिया A2 अगर -10 के बराबर है, और ये फोर्स है जो कि x डायरेक्शन में था इनटू x, तो बच्चों वर्क डन बाई एफ जो होगा ना, दैट विल बी 20 माइनस का 10, ये 10 जूल के बराबर आ जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई बच्चों? अच्छा मान लो एक एफ एक्स वर्सेज एक्स दे रखा हो और एफ वाई वर्सेज वाई दे रखा हो, मतलब वाई कंपोनेंट भी हो फोर्स का, तो तुम यहाँ ये देख पा रहे हो, मान लो जेड कंपोनेंट नहीं है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों के एरिया ऐड करने पड़ेंगे तुम्हें। किन के दोनों के एरिया? कई बार तुमने देखा भी होगा बच्चों ने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एफ एक्स का भी मतलब कर्व दे रखा है और एफ वाई का भी दे रखा है, तो दोनों के वर्क कैलकुलेट करके बच्चों एफ एक्स और एफ वाई का और ला के क्या कर दोगे, यहाँ पुट कर देना। क्या ये बात आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रही है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझ में आया बच्चों?
ठीक है, ओके। अब स्प्रिंग फोर्स बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल फोर्स है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, सो सपोज करो बच्चों यहां पे एक स्प्रिंग है जो कि आपने ऐसे अटैच कर रखी है, ठीक है। के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है and you are applying a constant you are applying any force on this spring in this direction। पहले यहां तक समझ में आ गया बच्चों? मान लो अभी इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है या x1 के बराबर एक्सटेंशन था। so you are applying this force on this spring in this direction। so this is the external force। तो एक्सटर्नली आप इधर की तरफ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स को। तो स्प्रिंग किधर लगा रही होगी बच्चों? जो इससे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होगा स्प्रिंग से, उस ऑब्जेक्ट को उल्टा खींच रही होगी ना स्प्रिंग जो है। अरे स्प्रिंग के कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट अगर स्प्रिंग पे इधर फोर्स लगा रहा है तो स्प्रिंग बच्चों उस पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होगी। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों इधर की तरफ आएगा। तो देखो बच्चों यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल जो होता है ना बच्चों, के इंटू एक्स के बराबर होता है, ठीक है। जिधर एक्सटर्नल लगाओगे ना उधर की तरफ इसका एलोंगेशन या कंप्रेशन आएगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही आएगा इस वाले एंड का ना। लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ना बच्चों, एफ स्प्रिंग, ये माइनस का के एक्स के बराबर होता है। अगर एलोंगेट इधर हुई तो स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगा रही थी, ये ध्यान रखना। जिधर एलोंगेशन होगा बच्चों स्प्रिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। ये थोड़ा सा ना स्पेस बहुत ज्यादा दे दिया हमने ना। ये बात समझ में आई तुम्हें? दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चों? एक्सटर्नल जो इसको एलोंगेशन या कंप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जैसे ये स्प्रिंग इस पे मैं लगा रहा होता, मैं इसको खींचना चाहता हूं तो मेरा फोर्स मेरी तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी मेरी तरफ होगा। मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूं तो मेरा फोर्स उधर की तरफ होगा। लेकिन जब मैं इसको खींच रहा हूं ना तो स्प्रिंग मेरे को उधर खींच रही होगी। तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन इधर है लेकिन स्प्रिंग फोर्स उधर की तरफ है। यहां पर डिफरेंस है बच्चों, एक वर्क मेरे द्वारा किया जा रहा है और एक स्प्रिंग के द्वारा किया जा रहा है। इस चीज को अच्छे से समझना। सो वर्क डन बाई spring force in elongation from x1 to x2 x इनिशियल टू x फाइनल तक अगर एलोंगेट करना है बच्चों तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का के एक्स इंटू डी एक्स। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग होगा बच्चों हमारे पास माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग आ जाएगा हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का, ये माइनस आता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप स्प्रिंग को एलोंगेट कर दोगे तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इनिशियल मान लो, इनिशियली स्प्रिंग अगर हम रिलैक्स स्टेट में ले लें, इनिशियली स्प्रिंग
इन रिलैक्स्ड स्टेट, ठीक है। मान लो इनिशियल स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में थी, तो एक्स इनिशियल 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा ना बच्चों, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो एलोंगेशन भी करोगे तब भी स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगी, यू विल बी डूइंग पॉजिटिव वर्क। कंप्रेशन करोगे तब भी बच्चों स्प्रिंग का वर्क हमेशा ही नेगेटिव होगा। मतलब ना, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पे स्प्रिंग नहीं चाहती, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है, तुम उसको एलोंगेट कर रहे हो, उसको अपोज करेगी, एनर्जी खाएगी। एलोंगेशन में एनर्जी लेगी कि मेरे को एनर्जी दे, तब ये होगा ऐसा। और यही आप लोग बाद में देखोगे कि वर्क डन बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क जो है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इसका वर्क इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क डन बाई स्प्रिंग का नेगेटिव, कंजर्वेटिव फोर्सेस के नेगेटिव के बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो स्प्रिंग की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो इनिशियल स्टेट से एक्स अगर आपने एलोंगेशन या कंप्रेशन कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो पॉजिटिव का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो आपने एक्सटर्नल एजेंट में जो वर्क किया ना, वो सारा के सारा स्प्रिंग के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी को हम बच्चों आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। लेकिन अगर अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने नहीं पढ़ा है, तो स्प्रिंग की स्टेट में जो चेंज होता है उसकी वजह से स्प्रिंग जो वर्क करती है या अपने अंदर जो स्टोर कर लेती है वो इतना होता है। अच्छा, अगर इनिशियली स्प्रिंग में एक्सटेंशन था और फाइनल नेचुरल लेंथ में आ गई, तो ये तो स्प्रिंग की मर्जी से काम हुआ ना, वो आना चाहती थी ना, तो वो अब उसका फोर्स कैसा होगा बच्चों, अंदर की तरफ वो वापस लेके आ रही है, तो अब पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग की मर्जी के खिलाफ काम होगा बच्चों, स्प्रिंग एनर्जी ले लेगी, वो वर्क नेगेटिव करेगी। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों ध्यान में रहेगी, ये वाली चीज जो है। तो स्प्रिंग का जो वर्क होता है इस तरीके से बच्चों डिफाइन किया जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि x से मतलब 0 से x एक्सटेंशन तक वर्क कितना किया स्प्रिंग ने, x से 2x तक कितना करेगी। यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है बच्चों। तो स्प्रिंग का वर्क मतलब इस पर वी विल कम टू दिस पॉइंट अगेन, बट अभी के लिए मतलब इस चीज को यहाँ पे हम जो है छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाना सीखते हैं। इसमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है आपको। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब हम उसके अलावा सबको एक्सटर्नल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बोलो आप उसको ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल की क्या क्या एनर्जी हो सकती है, आप कहोगे वो अकेला है सिस्टम का पार्ट। मैंने कहा हाँ, तो बोलोगे कि इंटरनल फोर्स तो उसमें होगा नहीं, क्योंकि एक पार्टिकल है, वो इंटरनल फोर्स डिफाइन नहीं करते हम एक पार्टिकल के लिए। तो आप बोलोगे सर इंटरनल फोर्स की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन ही नहीं करेंगे एक पार्टिकल की। पार्टिकल की बच्चों अकेले पार्टिकल की नहीं डिफाइन करते, पार्टिकल का किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, देन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अपना सिस्टम ही एक ब्लॉक को या एक पार्टिकल को कंसिडर कर लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो लोचा ही खत्म हो गया। तो और क्या होगा उसके पास, तो उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एक होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तो पार्टिकल के पास क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम के पास भी होती है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल के पास ही होती है। पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों मान लो यहाँ पे एक एम मास का पार्टिकल है एंड दिस इज मूविंग विद v वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी ना इसकी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एक पार्टिकल की इतनी होती है, ये बच्चों हमेशा नॉन नेगेटिव होगी काइनेटिक एनर्जी।
इज नॉन नेगेटिव फिजिकल क्वांटिटी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है। मैंने बोला नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव होती है बच्चों या फिर जीरो भी हो सकती है, इसलिए मैंने नॉन नेगेटिव बोला है, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी ना। और बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वही जो होती है वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होती है। भाई अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग वेलोसिटी दिखाई देगी ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों समझ में आ गई, ये होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो एक पार्टिकल के पास जो एनर्जी हो सकती है ना बच्चों, वो सिर्फ काइनेटिक हो सकती है ना। पार्टिकल के पास, अकेले के पास, अगर पार्टिकल को एज अ सिस्टम कंसीडर किया जाए तो बच्चों उसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और उसके पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। तो बच्चों सारे फोर्स वर्क करके क्या कर सकते हैं, सारे मतलब वेरिएबल नॉन मतलब वेरिएबल फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स हो, सारे मिला के क्या करेंगे बच्चों, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हैं, है ही वही। तो वर्क डन बाई all the forces is equal to change in kinetic energy of particle। ठीक है बच्चों, ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल। सारे फोर्स बच्चों एक्सटर्नल कंसीडर करने, उनकी वजह से सबकी वजह से वर्क लिखना है और उसको इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। ये है बच्चों, पोटेंशियल का कोई लोचा नहीं। तुम समझ रहे हो ना बच्चों, मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा अलग है ना। तुमने पहले पढ़ा होगा, पता नहीं कैसे पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मेरा तरीका अलग है। अच्छा, जब बच्चों वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स लिखते हो ना तुम, तो इंटीग्रेशन करते हो बच्चों F1 वेक्टर, मतलब मान लो इसको बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो F1 डॉट डी एस, F2 डॉट डी एस, इसका बच्चों इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसको बच्चों पता क्या कर सकते हो, अब इसमें कांस्टेंट का भी वर्क तुम इंटीग्रेशन से पता कर सकते हो, बुरा नहीं मानेगा वो। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड सो ऑन डॉट डी एस वेक्टर। तो बच्चों जब भी तुम्हें एक पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क पता करना है ना, तो आप नेट फोर्स का अकेले का वर्क पता करके भी इस काम को कर सकते हो। आप उसमें रिजल्टेंट फोर्स पता कर लो, ठीक है, सारे कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्सेस का रिजल्टेंट पता करके, उस अकेले फोर्स का वर्क पता करके भी आप बच्चों इस काम को अंजाम दे सकते हो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें। बच्चों मैं क्या सोच रहा हूं, आज फ्राइडे क्या है, आज का दिन कौन सा है, थर्सडे है। मैं कल भी बच्चों वर्क एनर्जी मतलब वर्क पावर एंड एनर्जी की ही क्लास रखूंगा, ठीक है। कल फ्रिक्शन की क्लास नहीं है, क्योंकि अब इसका थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है। सो इसको थोड़ा खत्म करते हैं। कल का टाइम और मिल गया तुम्हें ना फ्रिक्शन का होमवर्क कंप्लीट करने का। तो परसों बच्चों हमारा फ्रिक्शन का डिस्कशन होगा।
थोड़ा इसमें मतलब मोमेंटम बना हुआ है इसके क्वेश्चंस कराने में जो ढेर सारे आप लोगों को ना, तो एक दिन का टाइम और लगेगा कल वाला, और इसमें हम जो है इन्वेस्ट करेंगे कल का टाइम, नहीं तो बीच में ब्रेक आ जाएगा। कल मैं जो इसका वर्क पावर एनर्जी का होमवर्क दूंगा तो वो तुम्हें संडे मिल जाएगा, क्योंकि सैटरडे को फ्रिक्शन की क्लास हो जाएगी, संडे आप इसका होमवर्क करके आ जाओगे, ठीक है? तो ऐसे करके करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों? एक ब्लॉक है बच्चे यहाँ पे एम मास का, स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों के बराबर दे रखा है। ब्लॉक इज रिलीज्ड when extension in the spring was x naught. Find speed of the block when extension in the spring is reduced to x naught by 2. जब एक्सटेंशन बच्चों x naught by 2 के बराबर हो जाएगा, at that time you have to find the, तो बच्चों जब यहां से आप इसको रिलीज करोगे ना, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ देखो, एक तो स्प्रिंग 4 लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक ग्रेविटी लग रहा होगा, और ये बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, रेस्ट से रिलीज कर दिया है ना। नॉर्मल का वर्क बच्चों 0 आएगा, ग्रेविटी का वर्क 0 आएगा, ओनली स्प्रिंग का वर्क आएगा। स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, माइनस का हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस का एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से आप उड़ा दो, 3k एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, तो v आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर 3k एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 4m के बराबर, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास v की वैल्यू आ गई इतनी, इजी था। अगला क्वेश्चन, ठीक है। Block is released when the spring is in when the spring is in the relaxed state, ठीक है, नेचुरल लेंथ में थी।
फाइंड दी मैक्सिमम स्पीड of block maximum extension in spring। दो चीजें बतानी है बच्चों ना, ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी और मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बच्चों। करें भाई, डिस्कस करें इसको। सो बच्चों यहाँ पे पता है क्या हो रहा होगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पे mg लगेगा। क्या स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही होगी? नहीं, क्योंकि स्प्रिंग में तो कोई एक्सटेंशन ही नहीं है। और जैसे ही ये थोड़ा नीचे जाएगा अब स्प्रिंग का फोर्स आने लग जाएगा। और जितना नीचे जाएगा उतना स्प्रिंग का फोर्स आएगा। अच्छा होगा क्या कि पहले mg डोमिनेट कर रहा होगा, स्प्रिंग का फोर्स छोटा होगा, तो mg की वजह से एक्सेलरेशन इसका नीचे आ रहा होगा, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी। एक जगह ऐसी आएगी जहां पे स्प्रिंग का फोर्स और mg दोनों एक दूसरे को कर देंगे बैलेंस। ठीक है, तो ये mg हो गया और ये स्प्रिंग का फोर्स हो गया kx नॉट। यहां पे इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम में क्या ये रुका हुआ होगा? वो डिपेंड करता है कि रुका हुआ है नहीं हुआ है। वो तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जीरो होना। अच्छा, इससे पहले कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा था? mg। तो एक्सेलरेशन था इससे पहले, तो मतलब यहां तक इसकी स्पीड बढ़ती गई थी बढ़ती गई थी बढ़ गई थी। यहां पे अब बढ़ना बंद हो गई, और क्योंकि स्पीड है तो यहां रुकेगा तो है नहीं, इट विल गो डाउन। और जैसे ही डाउन गया तो स्प्रिंग का और एक्सटेंशन बढ़ा। अब स्प्रिंग का फोर्स mg से भी बड़ा हो गया। अब क्या होगा बच्चों? स्लो होने लगेगा। तो ये यहां से स्लो होने लगा और फाइनली एक जगह पे जाकर रुक जाएगा। वहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा। जहां इक्विलिब्रियम होगा ना बच्चों, वहां पे इसकी स्पीड मैक्सिमम आएगी। तो पहले तो बच्चों अपन को v is max when f is 0। नेट फोर्स बच्चों इस पे जब 0 है, मतलब mg जो है kx नॉट के बराबर है। x नॉट बच्चों mg बाई k के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब वो स्पीड होगी कितनी? तो यहां से यहां तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर इनिशियल टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग। तो ग्रेविटी का वर्क बच्चों पता कितना आएगा? mg इंटू एक्स नॉट के बराबर है ना। स्प्रिंग का वर्क आता है माइनस का हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m वी मैक्स का स्क्वायर। पुट कर दोगे बच्चों इसमें? एक्स नॉट की वैल्यू ऊपर है ही, इसको पुट कर देना। एक्स मैक्सिमम जब आएगा ना बच्चों, व्हेन ओवी इज 0, जब ये जाकर रुक जाएगा ना बच्चों, नीचे जाना बंद कर देगा, उसे हम मैक्सिमम एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी तो ऑलरेडी 0 दे रखी है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग जब 0 के बराबर आएगा, 0 से चला 0 में ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो गई। mg x max हाफ के x max का स्क्वायर। x की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो 2mg बाई के आएगी। ठीक है, इसका डबल। समझ गए बच्चों? इसे बोलते हैं सडन लोडिंग। सडन लोडिंग में मतलब क्या होता है कि फोर्स बैलेंस जहां होता है ना वहां रुकता नहीं है। ग्रेजुअल में क्या होता है कि तुम धीमे धीमे हाथ हटाते, तो जहां पे mg और kx बैलेंस हो जाते हैं ना, वहीं पर रुका रह जाता। दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअल लोडिंग।